हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क की बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 12 और ये है गोदान। एंड दिस इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक इंग्लिश में हिंदी में इन्होंने लिखा था, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। धनपत राय श्रीवास्तव इनका पूरा नाम था, मुंशी प्रेमचंद जी का। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी मैं, क्योंकि राइटर के बारे में इतना नहीं आता एग्ज़ाम में। बस इतना याद रखिए, इनका जो बोर्न हुआ था वो 31 जुलाई 1880 में हुआ था, लमही गांव में, लमही विलेज नियर वाराणसी। ठीक है। एंड ही नेम्ड धर्मपत राय मास्टर ऑफ वेल्थ। हिज एंसेस्टर केम फ्रॉम लार्ज कक्षत्रा फैमिली। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट्स अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर लेते हैं कि जो गोदान है, गोदान नोवेल में क्या एक्सप्लेन किया गया है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। नाउ हर एक स्टोरी जो है, कोई भी कहानी जो है, वो किसी न किसी चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो ये जो स्टोरी है, इसको सुनने के बाद आपको जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनकी कंडीशन के बारे में पता चलेगा। साइड बाय साइड ऑन दैट टाइम द वैल्यू ऑफ पेट एनिमल्स लाइक काउ बिफेलोज, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी उसका पता चलेगा। और जो वेल्थ था, वेल्थ का मोटो क्या था, वेल्थ का मतलब क्या था। Wealth means not only money, wealth means animal also. Like जो काव थी, जो गाय थी, या कोई भी एनिमल जिससे कोई बेनिफिट हो रहा है, जैसे दूध देने वाला एनिमल, तो उनको यहाँ पे किसकी तरह एज अ वेल्थ ट्रीट किया गया है इन दिस नोवेल, राइट, इन दिस स्टोरी। सो यहाँ पे जो The story revolves around many characters representing the various sections of Indian community. बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये स्टोरी। द peasant and rural society is represented by the family of होरी। होरी एक जो प्रोटोगनिस्ट आप कह सकते हैं, और होरी के आसपास ये जो स्टोरी वो मूव अप करती है। होरी इसका मेन प्रोटोगनिस्ट है और वो एक पीजेंट है। पीजेंट मीन्स होता है किसान, एक फार्मर, राइट। पर पीजेंट और फार्मर में क्या डिफरेंस है। फार्मर थोड़ा सा, पीजेंट जो वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पे मतलब ये है कि एक ऐसा किसान, एक ऐसा खेती करने वाला व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें कम है और उसके पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स। फार्मर की कंडीशन थोड़ी सी पीजेंट से अच्छी होती है। हिज फैमिली इंक्लूड, उनकी वाइफ है उसका नाम है धनिया, आपको याद रखना है। डॉटर्स हैं रूपा एंड सोना, सन है गोबर, और डॉटर इन लो का नाम है झुनिया। ये नाम थोड़े से अजीब हैं बट आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि एक करेक्टर्स का कॉलम आता है कि मेन करेक्टर्स लिखने होते हैं। तो मेन करेक्टर्स में आप लिखेंगे क्या, होरी, उसकी वाइफ धनिया, डॉटर्स रूपा एंड सोना, एंड सन गोबर, यस एग्जैक्टली ये गोबर वर्ड ही है, एंड डॉटर इन लॉ जिसका नाम है झुनिया। ठीक है। द स्टोरी बिगिंस विद होरी wanting to have a cow as other million of poor peasants. अब उसकी एक ही डिज़ायर थी, वो एक ही इच्छा थी उसकी, किसकी, हो रही की, कि उसके पास एक गाय हो। सी इन टुडेज सिनेरियो एवरीवन वांट्स वेल्थ, एवरीवन वांट्स बड़ी कार होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। बट जो हो रही है उसकी एक डिज़ायर है क्या, कि उसके पास एक गाय होनी चाहिए। ही परचेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ ₹80 अ काउ फ्रॉम भोला। भोला से वो एक गाय जो है वो ख़रीद लेता है 80 रुपये में। बट ये जब स्टोरी लिखी गई है उस टाइम पे एक 80 रुपये की एक वैल्यू थी, एक अच्छा खासा अमाउंट हुआ करता था। होरी ट्राइड टू चीट हिज ब्रदर फॉर 10 रुपीज़। दिस इज टर्न लेड टू अ फाइट बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज यंगर ब्रदर। तो चीट करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से होरी के भाई की और उसकी वाइफ की लड़ाई होती है। हीराज वाइफ जेलिस ऑफ होरी, हिज यंगर ब्रदर हीरा। अब लड़ाई होती है और भाई भाई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक जेलिस ओपन हो जाती है। हीरा होरी का छोटा भाई था, तो हिज यंगर ब्रदर हीरा पॉइजन द काउ। उसने क्या किया कि अच्छा तू गाय पे इतरा रहा है, तो उसने गाय को ही पॉइजन दे दिया। सो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही है, स्टोरी। ठीक है। वो गाय चाहता था, उसने 80 रुपीज़ में गाय को परचेज़ किया उधार लेकर। उसके बाद उसके भाई के साथ कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे जिसकी वजह से उसने काऊ को पॉइजन दे दिया। एंड रन अवे फ्रॉम द फियर ऑफ पुलिस एक्शन, और भाग गया किसकी वजह से, कि पुलिस का एक्शन हो जाएगा इसकी वजह से, राइट।
मैं बहुत स्लोली सुना रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए स्टोरी में. When the police came inquiring the death of the cow, Hori took a loan and paid the bribe of the police. अब देखो, होरी बहुत जेंटलमैन था. Although he was so poor, बट वो नहीं चाहता था कि उसका भाई जेल में जाए. हालांकि उसने पॉइजन दिया था और उसकी गाय को मार दिया था और भाग गया था वहाँ से. तो होरी क्या करता है, फिर से किसी से उधार लेता है और पुलिस वाले को क्या देता है, एक तरीके की रिश्वत देता है, ब्राइब देता है, ताकि उसके भाई का नाम ना लिया जाए. अब झुनिया कौन है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो झुनिया है, झुनिया का क्या बताया था कि वो डॉटर इन लॉ है किसकी, होरी की. अब झुनिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. द डॉटर ऑफ भोला वॉज अ विडो. आन, वो एक विडो थी. आन इलॉप्ट्स विद गोबर. गोबर जो कि होरी का बेटा था, उसके साथ वो रिलेशनशिप में चल रहा था इनका. एंड आफ्टर दैट शी गॉट प्रेग्नेंट बाय हिम. और प्रेग्नेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द एक्शन ऑफ द विलेज. अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो विडो होती है और शादी से पहले किसके साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, गोबर के साथ. अब गोबर जो है वो रन अवे करता है, कहाँ पे, टाउन में चला जाता है डर की वजह से, क्योंकि जो विलेजर्स है वो उसको छोड़ेंगे नहीं, वो अच्छे से जानता था. अब स्टोरी आगे चलती है. नाउ होरी एंड धनिया जो कि हस्बैंड वाइफ है, वर अनेबल टू थ्रो अ गर्ल क्राइंग देयर सन्स चाइल्ड. अब जो होरी और धनिया है वो दोनों ऐसा कर नहीं पाते हैं कि वो उस लड़की को बाहर फेंक दे, उसको प्रोटेक्ट ना करे, जो कि उसी के बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है. तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड एक्सेप्टेड हर एज देयर डॉटर इन लॉ. अब आपको समझ में आया कि झुनिया किस तरीके से उनकी बहू बनती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है गोबर वो उसको छोड़ के चला जाता है. तो जो इन लॉज है, इन लॉज मीन होरी और धनिया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. The village panchayat finds Hori as his wife tackles the personal attack of Pandit on them and shelter झुनिया. अब जो पंचायत होती है वहाँ पे झुनिया को जो शेल्टर दिया था, झुनिया को अपने घर में रखा था होरी ने. अब उनके ऊपर, होरी और धनिया ने, उनके ऊपर एक्शन होने लगता है. होरी अगेन इज़ कंपेल्ड टू टेक अ लोन एंड पे द पेनल्टी. तो होरी के पास दो ही एक्शन रखे जाते हैं, दो ही चीज़ें रखी जाती हैं, या तो समाज से बाइकआउट कर लो, और दूसरा क्या था कि एक पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी. तो फिर से वो बेचारा क्या करता है, लोन लेता है और पेनाल्टी पे करता है. अब देखो, उसने गाय के लिए किया, गाय मर गई, अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उसने लोन लिया, भाई ने ही गाय को मारा था. अब उसके बाद अब उसकी तीसरी कहानी है कि बेटे ने प्रेग्नेंट कर दिया किसको, झुनिया को. झुनिया को शेल्टर दिया, शेल्टर देने की वजह से अब उसको फिर से पेनाल्टी पे करनी पड़ रही है. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अ पुअर पीजेंट नेम होरी. तो इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चलेंगे. ओके, अब आपको मैं एक बात बता दूँ दैट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी क्लियरली. बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. और ये वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है मुंशी प्रेमचंद जी का. अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये आपको लाइफ में देखने को मिलेगा. होरी इज़ इन ह्यूज डेप्थ. अब ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ में तो होगा ही. फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, क्योंकि आसपास ही वो उधार ले रहा था. Eventually, marriage of his daughter Rupa for mere 200 rupees to save his ancestral land from being actual because of his inability to pay tax land. But his determination to pay those 200 rupees and to have a cow to provide milk to his grandson. अब वो क्या चाहता था कि फिर से उसके पास क्या हो, एक गाय हो जिसका दूध उसके जो पोता पोती है वो पी सके. फिर से उसके अंदर एक डिज़ायर उठती है कि वो क्या करे, वो फिर से एक गाय को परचेज़ करे. लीड्स टू होरी एंड डेथ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क. अब यही सब चीज़ें चलती होती हैं. अब उसके पास कुछ होता नहीं है और इससे क्या हो जाती है, एक दिन उसकी डेथ हो जाती है. मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है. अच्छा, ये स्टोरी ना बहुत बड़ी है. तो जिसने उसे काव दी थी, जो गाय मर जाती है, तो वहाँ पे उसने बोला था कि अगर वो पैसे नहीं चुका पाएगा तो उसके जो जोड़ी बैल हैं, मतलब जो ऑक्स हैं, उनको वो ले जाएगा अपने साथ, जिसने गाय दी थी. ठीक है, जो मर जाती है स्टार्टिंग में 80 रुपये में जिसको ख़रीदता है. तो जब ये पे नहीं कर पाता तो इसके बैलों को भी ले जाते हैं, किसके, होरी के बैलों को ले जाते हैं. अब खेतों में काम करना है होरी को एंड उसके पास बैल भी नहीं है, राइट. तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो खुद मेहनत करने लगता है, अपने हाथों से गुड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव वर्क की वजह से लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है. When he is about die, his wife Dhania took all over the money she has
उससे पहले जब वो मरने वाला होता है तो उसने अपनी बीवी को 1 रुपये 25 पैसे दिए होते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे वो उससे गोदान करा सके, मतलब एक काउ डोनेट करा सके। ही इवेंचुअली फुलफिल दैट ट्रेडिशन ड्रीम ऑफ होरी। और ये एक होरी का ड्रीम होता है कि मरते वक्त उसको एक गोदान करना है, एक गाय का दान करना है। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी कि व्हाट्स द मिथ और रियलिटी बिहाइंड द गोदान। अब ये नहीं कह पाना मुश्किल है कि ये सच है या रियलिटी है, ये मिथ है, बट गोदान इसलिए कराते थे कि सब माना जाता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको ना एक नदी पार करनी होती है स्वर्ग जाने के लिए। तो अगर वो गोदान कराते हैं तो वही गाय जिसका दान कराते हैं उसी गाय का पूंछ पकड़कर वो स्वर्ग जाते हैं, और जो गोदान नहीं करता वो नर्क चला जाता है। दिस इज़ द स्टोरी। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सच है, ये मिथ है, या जो भी है, मैंने आपको बस एक छोटा सा बता दिया है कि ये इसीलिए करते हैं गोदान, राइट। तो वो जो उसकी डिज़ायर थी, वो जो उसकी वाइफ थी, वो उसको पूरा कर देती है, उसे गोदान करा देती है। दिस इवेंचुअली फुलफिल्स द ट्रेडिशनल ड्रीम ऑफ होरी, बट स्टिल हिज डिज़ायर टू पे बैक द 200 रुपीज़ टू हिज सन इन लॉ एंड टू हैव अ काउ टू फीड मिल्क। ये तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन मरते मरते तक उसके दिल में एक इच्छा रह जाती है कि उसने अपने दामाद को 200 रुपया क्या नहीं किया, पे बैक नहीं किया, और एक काव नहीं खरीद पाया जिसका जो दूध है उसके पोता पोती या जो उसके ग्रैंडसन है वो पिए। ठीक है, ये जो उसकी विश थी ये कैसी रह जाती है, अनफुलफिल रह जाती है। तो ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही इसकी एंडिंग हो जाती है। अगर अब मैं इसमें कुछ और बातें बताती हूँ आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो गोदान है, गोदान जब लिखा गया तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो राइटर्स थे वो किसको टच अप कर रहे थे, वो जो कोई भी वर्क लिख रहे थे तो वो बेसिकली रूरल एरियाज़ को टच कर रहे थे, क्योंकि रूरल एरियाज़ की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी या जो भी था। अब अगर हम इसकी थीम्स को देख लें, क्योंकि थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन आपसे थीम्स का सेपरेट पूछे या ना पूछे, लेकिन थीम्स आपको लिखनी ही लिखनी है। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू कास्ट सेग्रीगेशन। कास्ट सेग्रीगेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी, क्योंकि ड्यू टू कास्ट सेग्रीगेशन जो झुनिया थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, और जो विलेजर्स थे, जो अपर क्लास पंडित थे, उन्होंने भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर क्लास। प्रेमचंद हैज़ ड्रॉन अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ पुअर पीपल एंड एक्सप्लॉयटेड बाय द विलेज जमींदार ग्रीडी मनी लेंडर्स। जैसे कि उधार दे देते हैं और उसके बाद जो पुअर पेजेंट्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनसे कुछ दूसरे अमाउंट में वापस लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन। द विमेन करेक्टर्स जैसे कि धनिया, झुनिया, सालिया एंड रूपा आर एक्सप्लॉयड बाय द मैन दे लव। इनको उसी इंसानों ने एक्सप्लॉयड किया जिनसे ये प्यार करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज हु एक्सप्लॉयड लेबर, माइग्रेशन ऑफ यंगस्टर फ्रॉम विलेज ऑफ सिटीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन सिटीज़। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक रीज़न है। किसका रीज़न है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि वो लेबर को एक्सप्लॉयट करता है। ओके, सो ये सब इसके अंदर चीज़ें थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फैमिलीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और एक और बात जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर थीम्स के अंदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप था। लव एंड मैरिज को बेसिकली इसके अंदर दिखाया गया। प्रेमचंद एज अ प्रोग्रेसिव राइटर envisages in modern India where love and intercaste marriage would thrive। जहाँ पे लव एंड इंटरकास्ट मैरिज को थ्राइव किया जाता है, बहुत एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इन टुडेज सिनेरियो ऑल्सो वी आर लिविंग इन 21st century एंड द सिचुएशन आर नॉट मच बेटर। टुडेज ऑल्सो जब किसी की शादी तय होती है तो पहले यही होता है कि दैट कास्ट इज मैचिंग और नॉट, एज इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज। Some questions are raised by the people, by the society and by the relatives.
तो ये एक रीज़न है, इसको एक थीम बोला जाता है, सेम एज़ इसके अंदर भी था। सो फाइनली जो गोदान है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो गोदान चैप्टर स्टोरी है ये वैसे तो बहुत डेप्थ में है, क्योंकि एक पूरी बुक लिखी गई है, ठीक है, पूरी बुक लिखी गई है। प्रेमचंद जी ने एक पूरी बुक लिखी है जिसका नाम गोदान रखा है, स्टोरी लिखी है। तो कंप्लीट स्टोरी को कवर करना इट्स नॉट आवर मोटो। मेन मोटो हमारा क्या था, छोटी छोटी चीज़ें, जितनी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो गोदान को एक्सप्लेन करना है। गोदान का मीनिंग ही एक्सप्लेन करना, टू डोनेट काउ, ठीक है। स्टार्टिंग में गोदान मीन्स वो टू डोनेट काउ। उसके बाद आप कंप्लीट करेक्टर्स का नाम लिखेंगे। अब बात आती है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गोदान के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इसको किसने लिखा, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद और दिस एंड दैट। इसके बाद आप लिखेंगे गोदान का मीनिंग क्या होता है, टू डोनेट काउ। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द करेक्टर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप करेक्टर्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। मेन करेक्टर्स के नाम लिखने हैं आपको, जैसे कि उसकी डॉटर का नाम, उसके सन का नाम, और झुनिया उसकी डॉटर इन लॉ का नाम। उसके बाद आपको स्टोरी स्टार्ट कर देनी है एंड लास्टली आपको थीम्स लिखना है। उसको छोड़ के आपको इस स्टोरी से जो भी चीज़ आए वो थीम्स लिखने के बाद आप लिख सकते हैं और अपने आंसर को बाइंड अप कर देंगे। इतना इनफ है और इसको इग्नोर मत करना। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ MEG 15, राइट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर।